हेलो बच्चों। तो कल हमने चैप्टर को कंप्लीट किया और आज हम करने वाले थे एनसीईआरटी क्वेश्चंस के बारे में कुछ। तो इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर आपको कुछ ऑलमोस्ट 13 के करीब कुछ एग्जांपल मिलने वाले हैं, तो आप प्लीज़ उनको कंप्लीट कर लेना। 13 एग्जांपल और कुछ ऑलमोस्ट 12 के करीब इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। आई होप आप उनको कर पाओगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को करने के बाद। अगर नहीं होते हैं तो आप मुझे बता देना, मैं आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आपको कुछ वक्त दिया जाए खुद करने के लिए, तो मैं आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन सबसे पहले करवा रहा हूँ। अगर इन टेक्स्ट क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हो या फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन जितने भी इसके एग्जाम्पल्स हैं, सोल्ड एग्जाम्पल्स हैं इस चैप्टर के अंदर आने वाले, वो आप ज़रूर करना अपनी नोटबुक के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का जो लेक्चर है। तो हम आज करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बारे में, जिसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर फाउंड, राइट ब्रीफली अबाउट ईच टाइप ऑफ सॉल्यूशन विद एन एग्जांपल। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज ए सॉल्यूशन, और हम इसको कितने टाइप से मतलब इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, एग्जांपल के साथ हमें बताना था। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही करवाया था कि सॉल्यूशन जो है वो क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है। अगर मैं सॉल्यूशन के बारे में बात करूं, पहला क्वेश्चन है, सबसे पहली बात, सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है। किन चीजों का, ऑफ टू और मोर, टू और मोर नॉन केमिकली नॉन रिएक्टिंग, केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का। क्या बोला मैंने कि जो सॉल्यूशन है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, दो या दो से ज्यादा वो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस का जो केमिकली एक दूसरे के साथ क्या नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि रिएक्ट कर लेंगे तो वो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। दैट मीन्स कि वो आपके पास एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है, होमोजेनियस मिक्सचर है, एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। बता चुका हूं मैं आपको, ये तीन टाइप का आपको मिलने वाला था, जिसमें आपको सबसे पहला क्या मिलेगा, गैसियस फेज के अंदर, सेकंड आपको क्या मिलेगा, सॉलिड के अंदर, सॉलिड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, और एक आपको क्या मिलेगा, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। तो बच्चों हम तीनों ही कर चुके हैं इनके बारे में डिटेल से, तो आप इसको नोट कर लेना, याद कर लेना इस क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, गिव एन एग्जांपल ऑफ द सॉलिड सॉल्यूशन इन व्हिच द सोल्यूट इज ए गैस। क्वेश्चन क्या है, आपको एक एग्जांपल देना है ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन का, इन विच जिसके अंदर सोल्यूट जो है वो गैस है। दैट मीन्स कि गैस को सॉलिड में आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो हमने उस समय एक एग्जांपल लिया था कि अगर मैं हाइड्रोजन गैस को ऐड करता हूं प्लेटियम के अंदर, तो ये सोल्यूट है और ये हमारे पास कौन सी फेज में है, गैसियस फेज में। ये सोलवेंट है जो हमारे पास कौन सी फेज में है, लिक्विड फेज के, सॉरी सॉलिड फेज के अंदर रहेगा। दैट मीन्स कि ये एग्जांपल बनता है किसका, सॉलिड सॉल्यूशन का। तो आइए चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों जो तीसरा क्वेश्चन है वो है डिफाइन द टर्म्स मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैरिटी एंड मास परसेंटेज। हम एक एक टर्म को ब्रीफली कर चुके हैं, मैं ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगाना चाहता क्योंकि हमने ये किया हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, डिनोशन एक्स होता है कि कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट हैं टोटल मोल के अंदर, इसे क्या कहा जाता है, मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। और ऑलवेज टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है, x1 प्लस में x2 का वैल्यू 1 होता है। इसके बाद सेकंड इसने पूछा है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, और वो भी कितने किलोग्राम सॉल्वेंट में ऐड किए गए हैं, उसे मोलैरिटी कहा जाता है। फिर है आपके पास मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इसे मोलैरिटी कहा गया है। और मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है, मास W/W परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि बच्चों टोटल मास के अंदर, दैट मींस कि मास ऑफ सॉल्यूशन के अंदर किसी कंपोनेंट का कितना मास प्रेजेंट है, टोटल मास के अंदर उसका कितना मास प्रेजेंट है, उसे क्या कहा जाता है, मास परसेंटेज कहा जाता है। चलिए ठीक है, इसके बाद है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। तो आइए फोर्थ पे चलते हैं कि क्या है वो। तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन लैबोरेटरी। दैट मींस कि HNO3 है आपके पास, नाइट्रिक एसिड है, और ये 68% बाय मास, नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वस सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कौन सा है, एक्वस है। याद रखना बात ये कि एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि वहां पर उसके अंदर क्या है, वाटर प्रेजेंट है, बाकी का H2O प्रेजेंट है। What should be the molarity of a
सच ए सैंपल ऑफ द एसिड इफ द डेंसिटी जो है वो आपके पास कितना है 1.50 ग्राम पर ml दे रखा है। क्वेश्चन दोबारा से समझिए कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को लेबोरेटरी के अंदर 68% बाय मास यूज किया गया, ठीक है ना, और इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी आपको बतानी है अगर वहां पर डेंसिटी आपको इसकी दे रखी है। तो आइए करते हैं, चलिए देखिए 68% बाय मास, इसका मतलब क्या है कि मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का टोटल मास जो है वो कितना है आपके पास 100 ग्राम है, एंड मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ नाइट्रिक एसिड दैट मींस की सोल्यूट W2 जो है वो आपके पास कितना है बच्चों 68 ग्राम है। इस मतलब यही था ना परसेंटेज का 68% बाय मास, दैट मींस कि टोटल मास का 68% जो है वो क्या है आपके पास नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है। तो टोटल मास अगर हमारे पास 100 ग्राम हमने लेट किया है तो मास ऑफ सोल्यूट दैट मींस कि नाइट्रिक एसिड कितना होगा आपके पास 68 ग्राम दे रखा है, और हमने लिख लिया मोलर मास ऑफ, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट दैट मींस कि M2 कितना होगा देखते हैं HNO3, H का मोलर मास कितना है 1 है, नाइट्रोजन का कितना है 14 है, प्लस में 3 इनटू में ऑक्सीजन का कितना है 16 है, तो ये होता है 15 और ये 48 एंड 15 कितना हो गया बच्चों 63, दैट मींस कि टोटल मोलर मास जो है वो आपके पास कितना है ग्राम पर मोल दे रखा है नाइट्रिक एसिड का। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी, क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है और हमें क्या करना है वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, टोटल मास ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या होगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का टोटल मास कितना है 68, मोलर मास कितना है 63, तो इसका मतलब इतने क्या है हमारे पास मोल्स प्रेजेंट है। चलिए ठीक है, लेकिन बात ये है कि वॉल्यूम तो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया ही नहीं, बस इतना बोला गया कि 68% मास है, एक्वा सॉल्यूशन है, डेंसिटी उसका ये है। लेकिन मैंने जब आपको कंसंट्रेटेड और सॉरी टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट टर्म्स के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया कि जब भी हम क्या करते हैं एक टर्म से दूसरी टर्म में जाते हैं तो हमें डेंसिटी की जरूरत होती है, क्योंकि एक में वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है और एक में वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर हमें वॉल्यूम निकालना है कि कितना वॉल्यूम है तो डेंसिटी हमें क्या करना पड़ेगा यूज करना पड़ेगा। डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन क्या होता है वॉल्यूम होता है। डेंसिटी कितना है वॉल्यूम कैलकुलेट करना है ना, तो क्या आएगा मास अपॉन में कितना आएगा डेंसिटी, टोटल मास सॉल्यूशन का कितना दिया गया है 1000 अपॉन में डेंसिटी कितना है 1.504 ग्राम पर ml दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो है डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आएगा मास अपॉन डेंसिटी 100 अपॉन में इतना जो है ml क्या आएगा इसका वॉल्यूम आ गया। और अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में होता है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या होगा वॉल्यूम इनटू लीटर, अगर ml है तो इनटू में 1000 लगेगा। तो हो गया बच्चों मोलैरिटी तो कैलकुलेट। N2 का वैल्यू था 68 अपॉन 63 अपॉन में वॉल्यूम का कितना है 100 अपॉन में 1.504 और इनटू कितना आएगा 1000, बस इसे कैलकुलेट करना, ये हमारे पास क्या है इसकी मोलैरिटी आ जाएगी। समझ में आई बच्चों बात ये। तो ये था हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A solution of glucose in water is labeled as 10 gram 10% mass by mass। क्वेश्चन को समझना, A solution of glucose in water, वाटर के अंदर ग्लूकोज का एक सॉल्यूशन है जिस पर लेबल किया गया है 10% W/W। पहले क्वेश्चन में जो था ना फोर्थ क्वेश्चन में वो क्या था, जो फोर्थ क्वेश्चन में था बोला गया था 68% बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन का जो टोटल मास है उसका 68%। लेकिन जितनी भी ये बोटल्स आती हैं जिन भी चीजों के ऊपर लेबल्ड किए होते हैं, चीजों के ऊपर लिखा होता है W/W या V/V लिखा होता है, इसका मतलब ये है कि हमें वो परसेंटेज जो है
वो सिर्फ सोल्यूट का दिया गया है। समझ में आ रही है ना बात ये? W/W 10% ग्लूकोज का मतलब क्या है कि हमें वहां पर जो सोल्यूट है वो तो हमारे पास ग्लूकोज है, लेवल कितना है 10% W/W है, दैट मींस की मास ऑफ सोल्यूट, ध्यान देना बात पे, मास ऑफ सोल्यूट, टोटल मास है सोल्यूट का WQ है, मास ऑफ सोल्यूट है आपके पास 10 ग्राम, ठीक है ना, एंड मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट दैट मींस की जो W1 है वो है आपके पास 90 ग्राम, ये पॉइंट 10% W/W दैट मींस की 10% अगर हमारे पास सॉल्यूशन का थोड़ी ना है ये, उसका 10% लेवल है, दैट मींस कि अगर उसमें टोटल अगर 100 ग्राम है तो उसमें 90 ग्राम तो मुझे सॉल्वेंट मिलने वाला है एंड 10 ग्राम मुझे क्या मिलने वाला है उसके अंदर जो है ये सॉल्यूट दे रखा। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन को आगे देखते हैं क्या है। What would be the molality and mole fraction of the each component in the solution if density हमें दे रखा है, हमें मोलैलिटी को कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है और उसके बाद हमें मोलैलिटी को भी करना है। अगर डेंसिटी हमारे पास कितना है 1.2 ग्राम पर ml, जो डेंसिटी है वो है 1.2 ग्राम पर ml दे रखा है। चलिए खुद ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। मैं बेसिक फॉर्म जो है इसकी बता देता हूँ आपको। जो ग्लूकोज है सोल्यूट है, जो वाटर है वो हमारे पास क्या दे रखा है सोल्वेंट है, दैट मींस की टोटल मास जो है सोल्वेंट का वो कितना है, सोल्यूट का जो मोलर मास है वो है ग्लूकोज के कारण जो फॉर्मूला है C6H12 और O6, दैट मींस की 6 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस 6 × 16 का यूज किया, तो ये आएगा हमारे पास 72 प्लस में 12 प्लस में 96, तो इसको ऐड करोगे तो ये आपको मिलेगा क्या, ग्लूकोज है ना 180 है, दैट मींस कि 180 ग्राम पर मोल तो मोलर मास है, किसका है, सोल्यूट का। M2 का वैल्यू है मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकलेगा, मोलर मास तो हमें कैलकुलेट करना आता है, 6 कार्बन 6 × 12, 12 हाइड्रोजन है 12 × 1, 1 हाइड्रोजन का 1 है, 6 हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो 6 × 16, अगर मैं इनको सोल्व करता हूं तो ये कितना है, M2 का वैल्यू 180। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकलेगा, टोटल मास अपॉन मोलर मास, टोटल मास कितना है हमारे पास 10 अपॉन मोलर मास कितना है 180, ये तो आ गया N2 का वैल्यू। मोलर मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट क्या है वाटर, और वाटर का जो मोलर मास है वो कितना होता है 18 होता है, इसका मतलब अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करूं तो क्या आएंगे, टोटल मास कितना है मेरे पास 90 है अपॉन में मोलर मास कितना है हमारे पास 18 है, तो ये आ गया N2 का वैल्यू, N1 का वैल्यू। ध्यान दीजिएगा N1 है N2 है, इसका मतलब क्या है कि हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों के मोल फ्रैक्शन निकाल लेना आप इससे, N1 अपॉन N1 प्लस N2 करोगे तो क्या आएगा, सोलवेंट के मोल फ्रैक्शन 1 में से माइनस कर देना तो सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन, तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ क्लियर हो गया। इसमें एक चीज पूछेगी मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में टोटल मास, तो टोटल मास जो है वो 100 ग्राम लिया था हमने सोलवेंट का, सॉरी मोलैलिटी में तो 90, सोल्यूट के जो मास है वो कितने हैं 10 अपॉन में 180, तो मोलैलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे 10 अपॉन में 180 और इसके अपॉन में क्या होगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू क्या होगा 1000 का यूज करना, मोलैलिटी हो गया। अगर यहीं पर हमें मोलैलिटी तो डेंसिटी m अपॉन में v क्या होगा m अपॉन में ये मास कितना है 100 ग्राम है, डेंसिटी गिवन है क्या निकल गया वॉल्यूम, और अगर आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना आ गया तो हम क्या कर सकते हैं उससे मोलैलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन की जो बेसिक टर्म्स है मैं आपको कैलकुलेशन नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस होते कैसे हैं। तो इजी वे है, बस आप टर्म्स को समझना और क्वेश्चन को समझना और ये देख लेना कि क्या आपसे पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन वो है हमारे पास, सॉरी फिफ्थ तो हो गया, सिक्स्थ क्वेश्चन कि हाउ मेनी ml ऑफ 0. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वैसे ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, सिक्स्थ है
कि हाउ मैनी ml of 0.1 molar hydrogen chloride are required to react completely with 1 gram mixture of sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate containing equimolar amounts of both. क्वेश्चन देखिए क्या है कि कितने ml 0.1 मोलर हाइड्रोजन क्लोराइड, क्वेश्चन ये है कि हमें ये है इतनी मोलैरिटी का हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रखा है और इसके कितने ml की हमें रिक्वायरमेंट है, मतलब क्या पूछ लिया, वॉल्यूम पूछ लिया कि कितना वॉल्यूम इसका आपको चाहिए, किस लिए चाहिए, सो दैट इट कैन कंप्लीटली रिएक्ट, ताकि ये कंप्लीटली क्या कर सके, रिएक्ट कर सके किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3 के साथ एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में। तो इसका मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो हमें चाहिए। क्वेश्चन समझिए क्या है कि कितने ml की रिक्वायरमेंट होगी अगर इन दोनों का जो मिक्सचर है वो 1 ग्राम है, सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन का, और दोनों के मोल्स जो है वो इक्वल है। देखिए क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड है, उसकी मोलैरिटी मेरे पास 0.1 दी गई और मुझे ये बोला गया कि इसके कितने ml आपको चाहिए, तो मुझे वो तो यहां से पता चलेगा कि कितने ml चाहिए, लेकिन बोला कि सोडियम कार्बोनेट जो है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों का जो मास है वो कितना है, 1 ग्राम है। टोटल 1 ग्राम मिक्सचर, मतलब कुछ इसमें से सोडियम कार्बोनेट उसके साथ हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्शन करेगा तो पता लगाना है कि कितना हाइड्रोजन क्लोराइड करेगा, फिर प्लस में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के मुझे पता लगाना है कि ये कितना है, उसके साथ कितना HCl चाहिए। जब ये पता चल जाएगा कि टोटल HCl कितना है तो मास मिल गया, अगर हमें मास मिल जाता है तो हम वॉल्यूम भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास क्या क्वेश्चन का जो बेसिक प्रिंसिपल है कि सबसे पहले तो हमें इसके मोल्स पता लगाने हैं, और एक बात तो और बोली गई कि ये है इक्विमोलर। इक्विमोलर का मतलब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, इक्वल है। समझ में आई बात है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। हमने लेट किया, लेट मास ऑफ टोटल मास, ठीक है ना, दैट मींस की वेट, मोलर मास लिखते हैं उसको, तो मास ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के मास को हमने मान लिया कि ये x ग्राम परसेंट है, क्लियर। तो मोलर मास कितना है, मोलर मास कितना है, ये W1 का वैल्यू है, मान लो ये W1 नहीं, इनको ऐसे चलने देते हैं। तो मोलर मास जो है किसका, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कितना आएगा बच्चों, सोडियम का 23, दो सोडियम तो इनटू में 2, प्लस में कार्बन का 12, प्लस में 16 इंटू 3 कितना आएगा, 48 आ गया। तो ये हो गया 50 60, और आफ्टर दैट ये कितना है 46, तो 106 ग्राम, तो 106 ग्राम पर मोल है इसके मोलर मास, ठीक है ना। क्या बोला हमने, सोडियम कार्बोनेट इससे रिएक्ट करेगा, कितना सोडियम कार्बोनेट करेगा पहले ये पता लगाना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कितना है ये पता लगाना है, टोटल कितना था 1 ग्राम था। मैंने क्या देखा कि जो मास है सोल्यूट का वो कितना, इसका सोडियम कार्बोनेट का वो x ग्राम ले लिया, इसका मोलर मास तो 106 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने हैं, टोटल मास अपॉन में मोलर मास। सबसे पहली इक्वेशन हमें यहां मिलेगी। अगर ये टोटल 1 ग्राम था और ये उसमें से x है तो ये कितना बच गया, 1 माइनस x, बेसिक बात। देन मास ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वो कितना है हमारे पास, x ग्राम दे रखा है, सॉरी 1 माइनस कितना बच गया, x ग्राम बच गया। तो इसका मोलर मास कितना है वो भी देख लेते हैं, मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कितना आएगा बच्चों, एक सोडियम 23, एक हाइड्रोजन 1, एक कार्बन कितना 12, प्लस में कितना 48 आएगा। तो ऐड करो जरा इसको, 60 एंड प्लस में कितना ये 24, 60 24 कितना आएगा 84 ग्राम पर मोल आएगा। तो ये आ गए हमारे पास टोटल इसका मोलर मास। तो हमने कैलकुलेट कर दिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कितने हैं, टोटल मास
यहां तक हमने क्या किया है कि जो इसने हमें ये बोला था कि इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या है, इक्वल है, इक्विमोलर पोर्शन में प्रेजेंट है। तो मैंने इनके नंबर ऑफ मोल्स ही कैलकुलेट कर दिए, और फिर अगर इक्वल है तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनको क्या रख दिया, इक्वल रख दिया। मतलब x अपॉन में 106 इक्वल किसके आएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन में कितना आएगा आपके पास 84, 1 माइनस एक्स अपॉन में 84। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या होगा। अगर हम इसको करते हैं सोल्व तो ये आएगा आपके पास 84x इक्वल किसके आएगा, 106 माइनस में 106 x के इक्वल आएगा। अगर मैं इसको इधर लाकर ऐड करता हूं तो ये आएगा 190 x इक्वल किसके आएगा 106 के। तो x का वैल्यू कितना है 106 अपॉन में 190। इसका मतलब क्या है कि जो x का वैल्यू है, x क्या था, मास था, किसका ले रखा था हमने, जो सोडियम कार्बोनेट का था। तो x का जो वैल्यू है वो कितना है 106 अपॉन में 90 है। 1 में से माइनस करूंगा तो क्या आएगा 84 अपॉन में 190। इसका मतलब इसका मास मुझे मिल गया, जो क्या था सोडियम कार्बोनेट था ना, इसको कहां लिखे हम, यहां लिख देते हैं कि Na2CO3 का जो मास है W टोटल मास हो गया किसका, सोडियम कार्बोनेट का, कितना आया है 106 अपॉन में 190। यहीं से अगर 1 में से मैं क्या करता हूं, इसको माइनस करता हूं 190 को, तो वो आएगा 190 माइनस 106 दैट मींस कि 84 अपॉन में 190। और जो क्या आ जाएगा मेरे पास मास आ जाएगा किसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमें टोटल मास पता लग गया कि दोनों के टोटल मास जो है वो कितना है। समझ में आई बात है। और नंबर ऑफ मोल्स तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं क्योंकि x का वैल्यू है हमारे पास। इसके नंबर ऑफ मोल्स x कहां है, x का वैल्यू कितना है 106 अपॉन 190, तो 1 अपॉन 190 आएगा। मतलब दोनों की कैसे आएगा, x की जगह वैल्यू पुट करोगे कितना 106 अपॉन में 190, और इनटू में कितना था ये 106 कैंसिल आउट होगा तो कितना आएगा 1 अपॉन में 190। मतलब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1 अपॉन में 190, क्योंकि इक्विमोलर नंबर ऑफ मोल्स तो हमें पता ही है। इतना क्वेश्चन तो हमारा होगा। अब आगे की जो बात है वो ये है, हमें ये पता लगाना था कि कितने मोल्स थे, पता चल गया, कितना मास है ये भी पता चल गया, रिक्वायरमेंट ही पता लगाना है ना कि कितना HCl चाहिए। तो अब देखिए, अगर सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड मिलेगा, प्लस में क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, प्लस में क्या होगा 2 NaCl निकलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या मिलेगा आपको H2। वहीं पर अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्शन करता है तो आपको मिलता है सोडियम क्लोराइड, साथ में आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या होगा H2O, ये मिलेगा। लेकिन अगर बैलेंस करूं तो पता चलेगा कि ये 2 है तो कितने मोल 2 मोल की। समझ में आई बात को समझो कि सोडियम कार्बोनेट जो है उसे कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए 2 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड के चाहिए, और जो आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसे कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए 1 मोल क्या चाहिए था, हाइड्रोजन क्लोराइड चाहिए। कुछ समझ में आई ना बात ये, मतलब कि मुझे मोल्स पता लग रहे हैं कि कितने मोल की रिक्वायरमेंट है। तो बात देखो जरा कि 1 मोल 1 मोल Na2 सोडियम कार्बोनेट रिक्वायर्स, कितने की रिक्वायरमेंट है कितना 2 मोल HCl। 1 मोल को कितने मोल चाहिए 2 मोल चाहिए थे। हमारे पास मोल कितने, हमारे पास तो मोल है कितने 1 अपॉन में 190, दैट मींस 1 अपॉन 190 मोल रिक्वायर्स कितना 2 अपॉन 190। 2 अपॉन 190 क्या है HCl के मोल है, जो किसको चाहिए सोडियम कार्बोनेट को चाहिए, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का 1 मोल को कितना HCl चाहिए था, एक ही HCl। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के 1 मोल को कितना हाइड्रोजन क्लोराइड चाहिए, एक ही मोल चाहिए था, और इसके मोल कितने हैं 1 अपॉन में 190, तो इनको कितना चाहिए 1 अपॉन में 190 मोल। मतलब 1/190 मोल यहाँ चाहिए, 2/190 मोल यहाँ चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड की रिक्वायरमेंट कितनी
3 में 190 मोल्स की क्या है रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन सॉल्व। अगर इतने नंबर ऑफ मोल्स की रिक्वायरमेंट है, इतने नंबर ऑफ मोल्स की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये था 0.1 मोलर कितने ml में? 1000 ml में। मोलैरिटी क्या होती है पता है ना? 1 लीटर के अंदर। मतलब क्या था कि 0.1 मोल प्रेजेंट होते हैं कितने में? 1000 ml में। क्योंकि गिवन है ना हमें मोलैरिटी कितना था? 0.1 था। और इसका मतलब क्या होता है कि 0.1 मोल आर प्रेजेंट इन 1 लीटर, दैट मींस 1000 ml। तो यहां से मैंने लिखा कि 0.1 मोल जो है वो 1000 ml में होने चाहिए। एक का क्या आएगा? 0.1। हमारे पास कितने हैं? 3/190। आंसर आ गया ml के अंदर की इतने वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी। समझ में आई बात? इतने वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी टोटल इसको क्या करने के लिए, रिएक्ट करने के लिए। तो ये था बच्चों क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन का बेसिक पोर्शन आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि क्या है ये। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय, 7th क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। एक सॉल्यूशन को ऑब्टेन किया जाता है 300 ग्राम 25% सॉल्यूशन को मिला करके एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। खुद कर सकते हो ये वैसे। क्या है क्वेश्चन के अंदर कि एक सॉल्यूशन को बनाया गया है जिसमें एक चीज को तो लिया गया है 300 ग्राम का 25% और दूसरी चीज को लिया गया है 400 ग्राम का 40%। तो इजी हो गया ना ये कि 300 ग्राम सॉरी 25% ऑफ 300 ग्राम, 25% ऑफ किसका? 300 ग्राम का। 300 ग्राम का 25% कितना होगा? 300 इंटू 25 अपॉन में क्या होगा? 100। कैंसिल आउट करो मत, कितना आएगा? 75 ग्राम। अच्छा, एक चीज तो 75 ग्राम ली गई और दूसरे का हमें बोलता है कि 40% ऑफ 400 ग्राम। तो 40% ऑफ 400 ग्राम कितना आएगा? 400 इंटू 40%। अगर सोल्व करता हूं तो कितना आएगा? 160 ग्राम आएगा। चलिए ठीक है, एक सॉल्यूशन को बनाया गया, उस सॉल्यूशन के अंदर 75 ग्राम एक चीज डाली गई, 160 ग्राम दूसरी चीज डाली गई। और क्या है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज। मास का परसेंटेज निकालना कैसे होता है? टोटल मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या होगा? 100 होगा। सॉल्यूट का टोटल मास इनको ऐड कर देना। सॉल्यूशन का टोटल मास 300 प्लस भी कितना? 400, कितना हो गया? 700 इनटू में 1000। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ में आई ना बात? ये कि मास परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना था? टोटल सॉल्यूट का मास, तो सॉल्यूट तो 2 है, तो 75 प्लस में 160, और ये तो हो गया उनका टोटल मास। अब उनमें क्या आएगा? जो टोटल सॉल्यूशन का मास है, कितना है सॉल्यूशन? 301 था, 401 था, तो 300 400 700 हो गया, अपन में 700 इनटू में ग्राम है तो 1000 लगा देना, हो जाएगा ना? चलिए सॉरी 100 लगा देना परसेंटेज के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है 8th क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। An antifreeze solution is prepared from 222.6 gram of ethylene glycol and 200 gram of water. Calculate the molarity of the solution. और अगर आपको डेंसिटी दिया गया है तो मोलैरिटी भी कैलकुलेट कर दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, खुद कर सकते हो वैसे तो। कि एक एंटीफ्रीज सॉल्यूशन को बनाया गया है, वो भी इथाइलिन ग्लाइकोल, दैट मींस की जो क्या है आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 सॉरी CH डबल बॉन्ड CH इथाइलिन ग्लाइकोल, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये है OH और ये क्या है हमारे पास OH, ये है इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2, C2H6O2। इसका जो है वो कितना है? 222.6 ग्राम ऐड किया गया है एंड 200 ग्राम वाटर। ये तो मैं ये बोल दूं कि किसी एक चीज का मास है। क्या करना था वैसे? एंटीफ्रीज सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया गया है, इतना इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो 200 ग्राम वाटर को दोनों को मिक्स करके, ठीक है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की आपको क्या करनी है? मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। चलिए ठीक है, हो जाएगा। तो हमें
ये तो क्या है, टोटल मास दिया गया है सोल्यूट का, मान लीजिए, तो W2 बोल दिया। आफ्टर दैट बोतल जो है वो H2O जो है उसका टोटल मास W1 कितना दिया गया आपको, 200 ग्राम दिया गया, हो गया ना ये। अच्छा, ये जो है सोल्यूट है, मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसके अंदर, किलोग्राम के अंदर, तो 200 लगा दिया, इनटू में कितना कर दिया 1000, नंबर ऑफ मोल्स ही तो कैलकुलेट करते हैं बस। क्या था क्वेश्चन, इथाइलिन ग्लाइकोल का इतना मास इतने पानी में डिसोल्व किया गया है तो मोलैलिटी निकालो। तो सर सॉल्वेंट तो है हमारे पास, जो कितना है हमारे पास 200 ग्राम दे रखा था, ठीक है ना, सॉल्वेंट का जो मास दे रखा है, इनटू में हमें चाहिए था 1000 ग्राम के लिए, वो क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे होंगे, टोटल मास अपॉन में क्या होगा, मोलर मास। टोटल मास आपको पता है कितना है, 222.6 है। मोलर मास कैलकुलेट कर दो, कितने कार्बन है, 2 कार्बन तो 24, प्लस में कितनी हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन तो प्लस में 6, प्लस में 2 ऑक्सीजन तो कितना आएगा 32, दैट मींस कि 20 30 60 कितना आएगा 2 आएगा। तो ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ मोल्स। आगे आप सोल्व करना है इसको, ठीक है। और डेंसिटी अगर दिया गया हो तो आपको पता है कि हमें वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करना है, और जब वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाए तो आप उसकी मोलैरिटी भी कैलकुलेट कर लेना। चलिए ये है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 9th क्वेश्चन है कि सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सेवरली कंटामिनेटेड विद द क्लोरोफॉर्म, कि पीने का पानी है उसको कंटामिनेट, प्रदूषित हो गया है क्लोरोफॉर्म के कारण, ठीक है ना। पीपीएम याद है ना आपको, बहुत कम परसेंटेज के लिए। तो क्लोरोफॉर्म का जो परसेंटेज है इसने क्या बोला कि, किधर गया क्वेश्चन, contaminated with the chloroform supposed to be carcinogen, the level of contamination was 15 ppm, कि वहां पर क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है, ClCl3% है पानी के अंदर, और कितना है 15 पार्ट 15 पार्ट पर मिलियन उसके प्रेजेंट है। सिंपल बात बोलेगी कि पानी के अंदर कंटामिनेशन हो गया क्लोरोफॉर्म के कारण, और क्लोरोफॉर्म का जो परसेंटेज है वो आपके पास कितना है 15 ppm है बाय मास, टोटल मास में 15 उसके प्रेजेंट है। एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाय मास, मास परसेंटेज में बताओ। अच्छा 15 ppm का मतलब क्या है, मींस इतने पार्ट प्रेजेंट हैं इन किसके अंदर, 10 टू द पावर 6 के अंदर। 1 मिलियन के अंदर बात क्लियर थी कि 1 मिलियन में कितने पार्ट होते हैं, उसी को तो बोलते हैं। परसेंटेज बताना है तो कैसे निकालोगे, हैं कितने 15, टोटल कितने 10 की पावर 6, परसेंटेज के लिए इनटू में 100, आंसर आ गया पहले का, कि कितना परसेंट है, परसेंटेज बताना था तो टोटल 15 है, 10 की पावर 6 में से है, इनटू में कितना 100 हो गया, तो ये तो सोल्व हो गया हमारा। लेकिन जो सेकंड है, डिटरमाइन द मोलैरिटी, सॉरी मोलैरिटी ऑफ द क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल, कि पानी के उस सैंपल के अंदर आपको क्या करना है, मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। अच्छा मोलैरिटी कैसे होती है, नंबर ऑफ मोल्स ही तो कैलकुलेट करने हैं, क्या कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। 15 ppm बाय मास है, डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ द क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल, कि पानी के सैंपल के अंदर मोलैरिटी कितनी है। और अगर मैं मोलैरिटी की बात करूं तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कितना है सॉल्वेंट 10 का पावर 6 देर का टर्म है, ठीक है ना। अच्छा इतना ही है, और ग्राम ले लेते हैं कि टोटल मास जो है वो 10 की पावर कितना है 6 ग्राम है। इसका मतलब उसमें कितने पार्ट थे 15 ग्राम, कितना ग्राम हो गया 15 ग्राम जो है वो क्या है क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है। क्लोरोफॉर्म का मास कैसे ClCl3, टोटल मास इज 15 ग्राम, मोलर मास इज 12 प्लस 1 हाइड्रोजन का प्लस 35.5 इंटू 3, तो ये हो गया 105 और 106 और 2 108 118 और 0.5, तो मतलब 118.5 क्या आता है, सॉरी 106 119.5, तो ये आता है आपके पास 119.5, तो इसका टोटल मोलर मास है। टोटल मास कितना है 15, 15 को अगर मोलर मास से डिवाइड करता हूं तो क्या आता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स है और टोटल मास है तो क्या आ जाएगी मोलैरिटी आ जाएगी। आसान से क्वेश्चन है, बस हमें ना टर्म्स पता होने चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या है। अगले क्वेश्चन के अंदर देखते हैं चलेगा। तो जो नेक्स्ट है 10, व्हाट डज द रोल ऑफ द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्लेज इन द सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। सिंपल क्वेश्चन है कि अल्कोहल और वाटर को मिलाया गया है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का क्या मतलब होगा, क्या फर्क पड़ेगा। डेविएशन याद है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, उसी पे एक है आपके पास H2
और दूसरा क्या था, एल्कोहल है ना, एल्कोहल। इथेनॉल ले लो, कोई भी एल्कोहल, या आगे लिख दिया मैंने। अगर मैं एल्कोहल की बात करूं तो पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती थी, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। चलिए ठीक है। H2O की बात करूं तो इसमें भी क्या है, H बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ करती है। लेकिन जब हम दोनों को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, H बॉन्डिंग जो है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। एक्सटेंशन क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। लॉन्ग टर्म्स तक आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलती। और अगर वीक हो गई, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो एंथैल्पी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और एट दैट टाइम अगर फोर्स पहले स्ट्रॉन्ग थी, अब वीक हो गई, तो ऐसे डेविएशन को क्या बोला जाता है, पॉजिटिव डेविएशन। मतलब ये जो एग्जांपल है ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है। और फर्क ये पड़ता है कि आफ्टर मिक्सिंग देम इनकी जो इंटरेक्शन की जो एंथैल्पी है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। रीजन क्योंकि इनके बीच में इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। समझ में आई बात है? तो ये पॉइंट था। अगला क्वेश्चन, why do gases always tend to be less soluble in liquid as the temperature is raised? 11th क्वेश्चन है ये कि जो गैसेज होती हैं ये हमेशा कम सोल्यूबल क्यों होती हैं जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है। जानते हैं टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है गैसेज के गैस में, क्योंकि गैस को जब मिक्स किया जाता है तो सिस्टम पहले से ही एक्सोथर्मिक था। और अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, अगर हम किसी भी एक्सोथर्मिक सिस्टम को हीट देते हैं तो वो रिवर्स क्या आता है, बैकवर्ड सिस्टम के अंदर क्या करता है, इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करना चाहता है। इसका मतलब उसकी जो सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी अगर हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। समझ में आई बात है? इसके बाद स्टेट हेनरी लॉ और मेंशनिंग इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। हेनरी लॉ क्या है और इसकी एप्लीकेशन आप जानते हो। चलिए ठीक है, 13th क्वेश्चन पे आता हूँ। द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन, कि इथेन का जो पार्शियल प्रेशर है ओवर ए सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन के ऊपर, क्या है क्वेश्चन, द पार्शियल, किधर गया, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सॉल्यूशन containing 6.56 into 10 का पावर -3 ग्राम ऑफ इथेन, कि अगर किसी सॉल्यूशन में 6.56 into 10 का पावर -3 ग्राम इथेन प्रेजेंट है, C2H6, अगर 6.56 into 10 का पावर -3 ग्राम ऑफ इथेन प्रेजेंट है, उस समय उसका जो प्रेशर है भाई वो 1 बार है। ठीक है। इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स, अगर उसी सॉल्यूशन में इथेन कितना हो जाता, 5 into 10 का पावर -2 ग्राम हो जाता, देन व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो प्रेशर पूछा कितना होगा, आसान सी बात है। टर्म देखो क्या क्या यूज करना था मुझे, इसने ये बोला कि अगर इतना मास प्रेजेंट है तो इतना प्रेशर है, इतना मास प्रेजेंट होगा तो इतना प्रेशर होगा। समझ में आई ना बात? चलिए देखते हैं। अच्छा एक बात तो क्लियर है कि दोनों तरफ कौन, इथेन, और अगर इथेन को मिक्स कर रहा हूं तो KH का वैल्यू क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। और हेनरी ने क्या बोला कि पार्शियल प्रेशर जो उसका मोल फ्रैक्शन होगा किसके इक्वल आएगा, KH इनटू में P के इक्वल आएगा। समझ में आई ना बात कि मोल फ्रैक्शन जो है वो क्या है, किसकी बेसिक क्वांटिटी थी, मतलब इसकी कुछ पंगा है क्या इसमें कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। हाँ यही तो था। कि जो x है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन। और मैं बोल सकता हूँ कि मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मास के होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो m इज इक्वल्स टू क्या है, KH इनटू में कितना है, पार्शियल प्रेशर P है। स्टार्टिंग में मास कितना था, 6.56 into 10 का पावर -3, अपॉन में प्रेशर कितना है 1, इक्वल किसके आ गया, KH। ठीक है ना। बाद में मास कितना होगा, 5 into 10 का पावर -2, अपॉन में प्रेशर कितना होगा, P आएगा। समझ में आया ना बात? मैंने दोनों तरफ ही क्या किया, KH का वैल्यू कैलकुलेट किया कि मास अपॉन में प्रेशर, तो मास तो ये है, प्रेशर ये है, मास ये है, प्रेशर ये है, तो दोनों तरफ से ये हो गया। सोल्व कर लेना, KH को बीच में से गायब कर देना, किसका वैल्यू आएगा, P का वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास कौन सा था क्वेश्चन, ये
दैट वाज क्वेश्चन नंबर 13। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो कि व्हाट इज मीन बाय द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, राउंड्स के हिसाब से आपको बताना है। आई होप इसको कर सकते हो आप ना, बस वो डिस्टिंक्शन कर देना कि पॉजिटिव डेविएशन में क्या फर्क होता है, नेगेटिव डेविएशन में फर्क क्या होता है, वॉल्यूम लेवल में क्या क्या चेंज आता है, फोर्सेस किसमें कम लगती है किसमें ज़्यादा लगती है, ठीक है ना। आइडियल और नॉन आइडियल के हिसाब से भी बता देना, पॉजिटिव कब होता है, एक आधा एग्जांपल भी दे देना इसका। मेरे हिसाब से आप कर दोगे इसको। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि an aqueous solution of 2% non-volatile solute exerts a pressure of 1.004 bar at normal boiling point of the solvent. What is the molar mass of the solute? आसान सा क्वेश्चन कि aqueous solution है, 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट उसमें ऐड कर दिया, और जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट उसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसका जो प्रेशर है वो कितना है, 1.004 बार के ऊपर आता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन था ना 14 नहीं 15, एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। आपको क्या करना है, सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करना है। देखिए जरा क्या है, इसने ये बोला कि कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है 2% है, कितना परसेंट है, 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। ऐसा नहीं लगता बहुत कम हो गया 2%, है ना। और हमने क्या किया था, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में पी नोट माइनस में पी एस अपॉन में क्या था, पी नोट इक्वल किसके था आपके पास, n2 अपॉन में क्या था, n1 प्लस n2। मैंने बोला कि अगर बहुत कम परसेंटेज वैल्यू तो भूल जाओ n2 को, मतलब n2 अपॉन में कितना है, n1। समझ में आई बात। अच्छा n2 क्या होता है, टोटल मास अपॉन क्या होगा, मोलर मास। फिर ये क्या है, टोटल मास अपॉन क्या है, मोलर मास। क्या कैलकुलेट होगा, इसका मास कैलकुलेट करना है। कहा गया कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल एक्सर्ट एक प्रेशर आपको दे रखा है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, सोल्यूट का मोलर मास। और कहां गया सोल्यूट का मोलर मास, ये रहा, आपको m2 कैलकुलेट करना, ठीक है ना। 2% का मतलब क्या है, टोटल 100 ग्राम ले लिया से हम, ठीक है ना, उसमें 2 ग्राम आपके पास क्या है, वो सोल्यूट, मतलब किसकी वैल्यू है, W2 की। टोटल मास ऑफ सोल्यूट आपको पता है, W1 क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर है, वेरी सिंपल, एक्वस सॉल्यूशन है, दैट मींस कि 98 ग्राम क्या है, वाटर का मास, और वाटर तो 1 है ना, W1 आ गया। फिर क्या है, मोलर मास है किसका, पानी का, कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल होता है। मुझे क्या पता है, W2 पता है, और क्या पता है, W1 पता है, M1 पता है, क्या कैलकुलेट करना था, M2 कैलकुलेट करना था, हो गया मालूम। बस यहाँ आते हैं, ये भी बोला गया कि अगर 2% को ऐड करते हैं तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो हो जाता है 1.004 बार के इक्वल। 1.004 किसके इक्वल है आपके पास, बार के इक्वल ये दे रखा है, ठीक है ना। अब सम टाइम आपको बुक के अंदर ना मतलब वो जो वैल्यू है वो मिलती नहीं है कि टोटल जो है वो सॉल्वेंट का नॉर्मल स्टेट में हम कितना लेते हैं। हालांकि मैंने कल आपको बताया था कि 1.013 बार हम क्या करेंगे इसके लिए यूज करेंगे। तो हमें तो पता था कि ये आपके पास कितना है, 0.04 है, सॉल्वेंट का कितना है, 1.013 बार दे रखा था, ठीक है ना। सॉल्वेंट पी नोट का कितना है, 0.13 बार है, तो हो गया, ये पी नोट है ना। तो पी नोट का वैल्यू पता है, पीएस का वैल्यू पता है, अपॉन में पी नोट पता है, W2 W1 M2, बस M2 M1 दे रखा है, M2 को कैलकुलेट करना था, खुद करना बच्चों, इसको हो जाएगा क्वेश्चन 100% हो जाएगा। बस अब आपको पता होना चाहिए कि 2% नॉन वोलेटाइल को ऐड करने पर कुछ हुआ, क्या हुआ कि कमी आई। तो ये तो है कमी दिख रही है कि सर इतना होता है वाटर का, इतना कमी आ गया, तो ये हो गया, पता है W2 पता है, सब कुछ दिया गया है, तो M2 बस मोलर मास कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेप्टेन और ऑक्टेन, एक तरफ आपके पास क्या है, हेप्टेन है, हेप्टेन दैट मींस की C7 और S कितना है 14 + 2 16। एक तरफ हेप्टेन है, एक तरफ आपके पास क्या है, ऑक्टेन है।
16 और 2 कितने 18 हो गए ना। तो हेप्टेन और ऑक्टेन आपको दे रखे हैं दो। आइडियल सॉल्यूशन एट 373 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ द टू कंपोनेंट्स आर, कि 373 केल्विन पर इसके जो वेपर प्रेशर है वो 105.2 किलो पास्कल है, वहीं पर इसके जो वेपर प्रेशर है वो 46.8 किलो पास्कल है। ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सर, कि मिक्सर का वेपर प्रेशर कितना होगा अगर ये मैं 26 ग्राम यूज करता हूं और ये मैं 35 ग्राम यूज करता हूं। हो गया क्वेश्चन, डाल्टन्स लॉ का क्वेश्चन। ठीक है ना, इजी। देखिए क्वेश्चन ये है कि हेप्टेन जो है वो इतना, सॉरी हेप्टेन का जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है वो इतना है, तो क्यों ना मैं इसे पी नोट ऑफ हेप्टेन बोल देता हूं। ठीक है, प्योर स्टेट में ऑक्टेन का जो वेपर प्रेशर है, दैट मींस पार्शियल जो वेपर प्रेशर है वो पी नोट ऑक्टेन का हमने इतना ले रखा है, पी नोट एच है, पी नोट ए है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन इनटू प्योर स्टेट में हेप्टेन का जो वेपर प्रेशर है। तो ये तो पता है, पार्शियल प्रेशर पता चल गया हेप्टेन का, पार्शियल प्रेशर पता चल गया किसका, ऑक्टेन का। तो क्या कर दूंगा, टोटल मिक्सर का निकालने के लिए पी हेप्टेन प्लस में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर आ जाएगा। मतलब मुझे बस क्या चाहिए, हेप्टेन और ऑक्टेन के मोल फ्रैक्शन चाहिए, बाकी तो कैलकुलेट है सब कुछ। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है, टोटल पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। देखिए जरा, हेप्टेन है 7 कार्बन है 12 into 7 प्लस में 16 हाइड्रोजन, ठीक है ना, 84 प्लस में कितना 16, कितना हो गया 100। मोलर मास ऑफ ऑक्टेन आ गया, मोलर मास ऑफ हेप्टेन आ गया सॉरी, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, CH2 है तो 12 और 2 14 14 ऐड कर दो, इसका मतलब कि मोलर मास ऑफ ऑक्टेन कितना 114 ग्राम, ठीक है ना, 114 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन कैसे निकलेंगे, हेप्टेन की टोटल मास कितना है, टोटल मास है हेप्टेन का 26 अपॉन में 100, इसका कितना आएगा 35 अपॉन में 114। क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन, मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन। 1 माइनस ऑक्टेन कर देना, ऑक्टेन कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन। बस, मतलब कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, तो बस आपको पता, सिंपल कैलकुलेशन टाइप से क्वेश्चन है, कुछ नहीं मिलेगा आपको इनके अंदर। तो चलिए एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं, वैसे काफी लंबी बन गई है वीडियो, शायद है 48 मिनट्स। चलिए फिर भी देखते हैं एक आधा क्वेश्चन और, फास्टली कर लेते हैं, लेकिन आप वो जो एग्जांपल्स हैं उनको तो जरूर करना। कौन सा है, 15 16 17th क्वेश्चन है हमारे पास। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 300 केल्विन, कि अगर 300 केल्विन की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, तो पानी का जो वेपर प्रेशर है वो 12.3 किलो पास्कल, 12.3 किलो पास्कल देखा है, ठीक है ना। एंड व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सर, नहीं यार कहीं पे, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या क्वेश्चन है कि वेपर प्रेशर जो है पानी का 300 केल्विन के ऊपर वो 12.3 किलो केल्विन किलो पास्कल दे रखा है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर, आपको वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कैलकुलेट करना है। इफ यदि 1 मोलर सॉल्यूशन, अगर 1 मोलर किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन को, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का सॉल्यूशन अगर ऐड किया गया, चलिए हो गया, ये तो पी नोट है ना, पी नोट मतलब स्टार्टिंग में 300 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर इतना उसका प्रेशर था। हमें क्या कैलकुलेट करना है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, 1 मोलर है, 1 मोलर का मतलब क्या है, 1 मोलर का मतलब क्या है, 1 मोल सोल्यूट का, 1 मोल क्या है, सोल्यूट का प्रेजेंट है किसके अंदर, 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूट के अंदर, कि 1000 ग्राम के अंदर 1 मोल है। 1000 ग्राम है, टोटल किसका है, पानी का है। सोलवेंट का मास है ना, मोलैरिटी है, मोलर, मोलर बोले तो मोलैरिटी,
मतलब नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्वेंट ऑफ किलोग्राम या ग्राम, तो 1000 ग्राम तो सॉल्वेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे लेंगे, टोटल मास पानी का कितना है 1000 है, बटा में मोलर मास पानी का कितना होता है 18 होता है, तो पानी के तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पहले से बोल दिया इसने तो कि 1 मोल है, मतलब मुझे N1 पता है तो क्या पता है N2 पता है, समझ में आई ना बात है। और अगर N1 N2 पता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, वो कैसे निकलेगा, N2 अपॉन में N1 प्लस में N2 करने से निकलेगा। और अगर हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाता है तो क्या हम पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर क्या होता है P नोट इनटू में मोल फ्रैक्शन आपने निकाल लिया, P नोट आपको दिया गया है आंसर आ गया, ठीक है ना, कर लोगे क्वेश्चन ये, चलिए ठीक है। 18th क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, आई होप आप ये कर सकते हो 18 तो, ठीक है ना, काफी क्वेश्चन बड़े हैं बच्चों हमारे, हमें फास्टली ही करने पड़ेंगे, तो कल हम इनको खत्म करें तो ही काम चलेगा, लेकिन आपको एग्जांपल्स और इंटेक्स्ट क्वेश्चन जरूर करना, अगर ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ लेना, आज ही पूछ लेना उनके बारे में, ठीक है, थैंक यू।